मैं तहजीब की दिल्ली, मध्यकालीन वाली दिल्ली, मुगलों की दिल्ली, अंग्रेज़ों की दिल्ली, मैं हिंदुस्तान का दिल वाली दिल्ली, हिंदुस्तान की राजधानी वाली दिल्ली, मैं पांडव की इंद्रप्रस्थ वाली दिल्ली। और कई नाम हैं मेरे और कई पहचान से ख्याति है मेरी, मगर आज की कहानी मेरी शुरू से शुरू होगी, यानी वहाँ से जहाँ से मेरी कहानी का आरंभ हुआ था। नहीं समझे? समझाते हैं। मैं दिल्ली, पांडवों की इंद्रप्रस्थ वाली दिल्ली। तकरीबन 7 बार इस दिल्ली ने अपने अस्तित्व को बनाया, मिटाया और फिर दोबारा अपने अस्तित्व को अलग अलग मजहबों, सल्तनतों, पीर संतों और अंग्रेज़ों के प्रभाव से अपना नवीनीकरण किया। और इस चलन में दिल्ली ने अपना वो अंश मिट्टी के कोने में दबा दिया जहां इसके अस्तित्व का आरंभ हुआ था। ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये हमें सही साक्ष्य के बारे में बता सकते हैं या इन इमारतों से पूछ भी सकते हैं। और मिट्टी बताती है अपना दबा हुआ इतिहास। जैसे दीन पनाह उर्फ पुराना किला ने बताया कि मेरा असली अस्तित्व इंद्रप्रस्थ से होकर जाता है, वो इंद्रप्रस्थ जो कभी पांडवों की राजधानी हुआ करती थी। सो वेलकम टू द फर्स्ट एंशिएंट सिटी ऑफ दिल्ली और वेलकम टू द 6th सिटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली ने अपने राजा, सम्राट, सुल्तान और वंश को बदलते और इन्हीं के दौर में शहरों और किलों का निर्माण होते देखा है और इतिहास में अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में दर्ज होते हुए देखा है। और हम इतिहास के उस सफर को तय कर रहे हैं जो दिल्ली के 7 ऐतिहासिक शहरों की कहानी सुनाती है, उनके अफसाने सुनाते हैं। मेहरौली, सिरी, तुगलकाबाद, जहांपनाहबाद, फिरोजाबाद, ये दास्तां और उसके अफसाने हम आपको सुना चुके हैं। और अब हम आए हैं शेरगढ़ की दास्तां सुनाने, जिसे दिल्ली का 6वां शहर कहा जाता है। मानो जिस्म और दिल्ली उसकी जान। कुछ इन्हीं लफ्ज़ों में मिर्ज़ा गालिब ने दिल्ली की खूबसूरती को बयां किया है। दिल्ली, वो शहर, वो नाम जिसे 7 बार उजाड़ा गया और बसाया गया, मगर इस उजाड़ने और बसाने के द्वंद्व में उन इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया जो चीख चीख कर अपना पौराणिक इतिहास बताती थी। मगर ASI द्वारा इस इतिहास को दोबारा खंगाला गया और इंद्रप्रस्थ को अस्तित्व में लाया गया। क्या आपका मन नहीं करता उस नगरी में जाने का जहां पांडव की राजधानी हुआ करती थी? जरूर करता होगा। तो आइए चलते हैं उस नगरी में जिसे पांडव की राजधानी कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद तुगलक वंश नाश हुआ और इसके बाद लोधी वंश का आगमन। लोधी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी बैटल ऑफ पानीपत में पावर से हार जाता है और उसके बाद दिल्ली के इतिहास में नया दौर शुरू होता है जो दिल्ली को एक शहर के तौर पर नए मुकाम पर लेकर जाने वाली थी। मगर बाबर अपनी सत्ता दिल्ली से न चलाकर आगरा से चलाता है, लेकिन उसी के बेटे हुमायूं दिल्ली में एक शहर का निर्माण करते हैं जिसे दीन पनाह कहा जाता है। वही शहर शेरशाह सूरी द्वारा कब्जा किया जाता है और उसका नाम शेरगढ़ पड़ता है, जिसे दिल्ली का 6वां शहर कहा जाता है। दीन पनाह में 3 मुख्य दरवाजे हैं, जिसमें हुमायूं गेट, तलाकी दरवाज़ा और बड़ा दरवाज़ा आता है। वैसे इस किले की सुंदरता और भव्यता इसके आलीशान दरवाज़ों से लगाया जा सकता है। इसे बड़ा दरवाज़ा कहते हैं जो एंट्री के लिए है। लाल बलुए पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना ये बड़ा दरवाज़ा और इसकी विशालता से अनुमान लगाया जा सकता है कि अंदर की संरचना इससे भी ज़्यादा अद्भुत होगी।
किला और शहरों में दरवाजों का महत्व हमेशा से रहा है, जिसका मुख्य कारण या तो सुरक्षा रहा है या उस किले की गौरव दिखाने की इच्छा जाहिर होती है। मगर कभी कभी इन किले के दरवाजे बहुत रहस्यमय राज भी प्रकट कर देते हैं और इतिहास भी चीख चीख कर बताते हैं। जैसे कि तलाकी दरवाजा, दरअसल इसे फॉरबिडन गेट भी कहा जाता है। तलाकी दरवाजे का नाम दिलचस्प है और इससे कई रोचक कहानियां जुड़ी हुई हैं। एक कहानी के अनुसार इस दरवाजे का संबंध एक रानी से है, जिसने अपने पति के रणभूमि से विजय होकर लौट आने तक इसे बंद रखने की शपथ ली थी। लेकिन राजा मारा गया और तब से लेकर आज तक ये दरवाजा बंद ही है। दूसरी किंवदंती के अनुसार ऐसा कहा जाता था कि यदि कोई राजा युद्ध में हारकर इस प्रवेश द्वार में दोबारा प्रवेश करता है तो उसका अपनी पत्नियों से तलाक हो जाता था। वैसे इस किंवदंतियों की पुष्टि तो नहीं की जा सकती, मगर इस दरवाजे के नाम से ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर इसका नाम तलाकी दरवाजा क्यों है। दरवाजे में एक ऊंचा केंद्रीय मेहराबदार दरवाजा है और इसके ऊपर एक और मेहराबदार खिड़की है, जिसके दोनों ओर 2 झरोखे हैं। मेहराब के ऊपर मध्य में एक छोटी सी खिड़की है। ये गेट 50 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा है, जिसके दोनों तरफ 2 शानदार बुर्ज हैं। इसके ऊपर संगमरमर की एक पट्टी है जो संभवतः किसी शिलालेख के लिए रही होगी। द्वार की छत पर 3 खुले मंडप हैं। किले के अंदर सुंदर अर्धवृत्ताकार सीढ़ियां हैं जो नीचे द्वार तक जाती हैं। बाहरी हिस्से तक केवल उस झील से पहुंचा जा सकता है जो इन दिनों किले को घेरे हुए है। ये हुमायूं दरवाजा है जो उसी के द्वारा बनवाई गई थी। जब शेरशाह सूरी ने इस किले को हुमायूं से कैप्चर किया तो उसने यहाँ अपने निर्माण का कार्य शुरू करवाया और किला एक खुहाना मस्जिद और शेर मंडल जैसी संरचनाएं बनाई। किले कुआना मस्जिद लोदी और मुगल राजवंशों के बीच परिवर्तित अवस्था इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस संरचना में लाल और पीले बलुए पत्थरों का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया गया है और इसमें 5 मेहराब हैं। पूरी मस्जिद में आप पश्चिमी और मध्य एशिया में उत्पन्न हुई इस्लामी वास्तुकलाओं एवं कलश और कमल जैसे हिंदू के स्वदेशी शैली का मिश्रण देख सकते हैं। ये मस्जिद नमाज अदा करने के लिए बनवाई गई थी। भारतीय इतिहास में जितना महत्व हुमायूं और शेरशाह का रहा है, उतना ही महत्व उनकी बनी हुई इमारतों का भी रहा है। मगर कैसा हो जब यही इमारत आपकी जान ले ले। शेर मंडल सिरसा बड़ा मगर जब हुमायूं ने इसे दोबारा कब्जा किया तो शेर मंडल को खाने में कर दिया। आपकी जानते हैं कि इस शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत। इसी संबंध में स्टैनली हेल्पफुल एक किताब में लिखते हैं कि बेचारे किस्मत के मारे हुमायूं जिंदगी भर ठोकर खाते रहे और ठोकर ही खाकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। सोचो, जिस हुमायूं का मकबरा इतना भव्य और आलीशान से बना हुआ है, उसकी मौत की वजह ये थी कि वो सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। अजीब है ना, एक सुल्तान की मौत ऐसे हो जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि उसके बाद इस किले का क्या हुआ। जाहिर है अकबर ने यहाँ से अपना शासन चलाया, जिसके बाद उन्होंने आगरा के फतेहपुर सिकरी को अपनी नई राजधानी के रूप में स्थापित किया। तत्पश्चात बादशाह शाहजहां के शासनकाल तक दिल्ली का शाही महत्व कुछ कम रहा, लेकिन शाहजहां ने दीन पनाह को पुनर्जीवित करने के बजाय यहाँ अपनी खुद की राजधानी शाहजहानाबाद स्थापित की, जिसे दिल्ली का 7वां शहर कहा जाता है। आपको इस बात को सुनकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड वॉर 2 में जापानी नागरिकों को यहाँ इस किले में रखा गया था।
2000 से अधिक जापानी नागरिकों को ब्रिटिश भारत में नजरबंद किया गया था, जिनमें से लगभग 554 महिलाएं और 224 बच्चे थे। भारत में 2 प्रमुख नागरिक नजरबंदी शिविर खोला गया था, जो दिल्ली में पुराना किला और राजस्थान के रेगिस्तान की देवली में थे। बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि 1947 में भारत के विभाजन के दौरान कई सौ शरणार्थियों ने कई महीनों तक पुराने किले में आश्रय लिया था। वैसे पुराना किला की गाथा यहाँ से आरंभ नहीं होती, बल्कि इसकी कहानी तो वहाँ से आरंभ होती है जहाँ से हमें माननीय ग्रंथ गीता प्राप्त हुआ था, यानी कि महाभारत काल से। ऐसा कहा जाता है कि ये पांडव की नगरी इंद्रप्रस्थ थी, जिसे आज पुराना किला या शेरगढ़ के नाम से जाना जाता है। और ऐसा मैं नहीं, यहाँ के लिखे शिलालेख हमें बताते हैं कि ये पांडव की नगरी इंद्रप्रस्थ थी। इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए ASI की मदद ली गई और अंडर द गाइडेंस ऑफ बीबी लाल से खुदाई शुरू किया गया, जहाँ से हमें महाभारत काल के बर्तन और कई तरह के अवशेष प्राप्त हुए। तो आइए चलते हैं उस संग्रहालय में और देखते हैं कि हमें क्या विचित्र प्राप्त हुआ। अबुल फजल की आइन ए अकबरी जैसे लिखित स्रोतों में ये उल्लेख है कि हुमायूं ने पांडवों की प्राचीन राजधानी इंद्रप्रस्थ के क्षेत्र में ये किला बनवाया था। यहाँ तक कि 1913 तक किले के दीवारे के भीतर इंद्रप्रस्थ नाम के एक गांव का अस्तित्व रहा था। जब अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली का आधुनिक निर्माण शुरू किया, तब उस गांव को हस्तांतरित कर दिया गया। इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए ASI की मदद ली गई और अंडर द गाइडेंस ऑफ बीबी लाल सिंह ASI ने इस जगह पर खुदाई करवाना शुरू किया, जिनमें PGW किस्म की मिट्टी के बर्तनों के कुछ टुकड़े पाए गए थे। इन्हें हिस्टोरियन महाभारत के समय का बताते हैं। उन्होंने 4वीं सदी ईस्वी से शुरू करते हुए सीधा 19वीं सदी ईस्वी तक के टाइम पीरियड में पाई जाने वाली स्त्रीकृत परतों की जांच की, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि इस जगह पर सदियों से लोगों का निरंतर निवास रहा है। इंद्रप्रस्थ को केवल महाभारत से ही नहीं जाना जाता, पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथों में इसका उल्लेख इंद्रपट या इंद्रपट्टन के रूप में भी किया गया है, जहां इसे कुरु साम्राज्य की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है, जो यमुना नदी पर स्थित है। बौद्ध साहित्य में हथिनीपुर यानी हस्तिनापुर और कुरु साम्राज्य के कई छोटे छोटे शहरों और गांवों का भी उल्लेख है। इंद्रप्रस्थ ग्रीको रोमन दुनिया के लिए भी जाना जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि 2री शताब्दी CE से टॉलेमी के भूगोल में इसका उल्लेख इंदबारा शहर के रूप में किया गया है, जो शायद दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में था। वक्त ने अलग अलग तरीकों से अलग अलग समय में भेस बदलकर नए पुराने औजारों से किरदारों से इसे गुमशुदा करना चाहा, मगर शायद दोनों को ये मंजूर न था। वक्त दर वक्त ये गुमनामी की गहरी नींद से बच भागी और अपने अस्तित्व को उजागर कर बैठी। अलग सभ्यताओं का ये देश हिंदुस्तान शायद हर किसी को मौका देता है उभरने का, संवरने का और बिखरने का, मगर अपने अस्तित्व की तलब जब जब इन किलों में उभरती है तो ये हर किसी को मिट्टी में मिलाकर अपना वजूद का प्रमाण दुनिया को दे जाती है। जैसे ये पुराना किला अपने अस्तित्व का डंका बजा रहा है इंद्रप्रस्थ के नाम पर। ये कहानी थी इंद्रप्रस्थ की, उस नगरी की जहाँ पर पांडव निवास करते थे। और अब हम जाएंगे दिल्ली के वो सामने शहर में जिसे शाहजहानाबाद कहा जाता है।